हेलो बच्चों, रामकुशारी। वेलकम बैक वंस अगेन टू योर यूट्यूब चैनल RKH क्लासेस, which means रामकुशारी क्लासेस, where we make studying really very easy। प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। रोटेशनल डायनामिक्स के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो हमने पढ़ी थी, जैसे कि मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स की डेफिनेशन, है ना, प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अब आज से चालू करेंगे। पेज नंबर 1 पे आ जाओ। स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र 12 साइंस। ओके, पेज नंबर 1 पे रोटेशनल डायनामिक्स दे के रखा है। रोटेशनल डायनामिक्स में कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं, सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ओके, चलो चलते हैं। सबसे पहले कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन नंबर 1, नोटबुक लेके बैठो, कलरफुल पेन भी लेके बैठो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन। क्वेश्चन को मस्त अच्छे से ब्लैक पेन से लिखो, आंसर को ब्लू पेन से लिखो। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। कैन यू रिकॉल में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है पता है? कोई एक ऑब्जेक्ट कोई फिक्स पॉइंट के अराउंड फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है और उसके घूमने की वजह से एक सर्कुलर पाथ अगर बनता है, सो दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स along the circumference of the circle with definite speed या फिर with some speed is known as circular motion। तो ये चीजें बोलने में आसान है। अगर एग्जाम में आए तो मार्क्स वहां पे प्राप्त करने हैं, 2 मार्क्स के लिए अगर एग्जाम में आया तो समझना एक बात अलग होती है, लिखना अलग बात होती है ना यार। तो इसलिए बोर्ड के एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो ऐसे ही लिखिए। जी हाँ, देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ पार्टिकल, और हमें पता है फिजिक्स में क्या है, ऑब्जेक्ट कितना ही क्यों ना बड़ा रहे, छोटा वाला ऑब्जेक्ट रहे, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट रहे, बायोटिक फैक्टर रहे या फिर ए बायोटिक फैक्टर, कौन सा भी रहे, कौन सा भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा फिजिक्स में? पार्टिकल। या तो फिर बहुत जगह पे ऑब्जेक्ट कहलाएगा या फिर पार्टिकल कहलाएगा। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेन अ पार्टिकल, एक कोई पार्टिकल है, मूव्स इन अ प्लेन, सर्कुलर मोशन प्लेन में होती है, मूव्स इन अ प्लेन, कोई पार्टिकल प्लेन में घूमता है, कैसे? सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, then the motion is said to be a circular motion। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट है प्लेन पे, इस प्लेन के फिक्स पॉइंट पे r एट डिस्टेंस पे, कोई एक डिस्टेंस पकड़ लो, r एट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। देखो ये ऑब्जेक्ट r एट डिस्टेंस पे फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है, और उसकी घूमने की वजह से एक वहां पे सर्कुलर पाथ वहां पे बन रही है। देखो दिख रहा है क्या बेटा? जी हाँ। तो इस ऑब्जेक्ट की ये जो सर्कुलर ट्रैक है यही कहलाती है सर्कुलर मोशन। उसकी घूमने की स्थिति को क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन। और घूमते घूमते जो ट्रैक बन रहा है, दिस इज नोन एज सर्कमफरेंस। ये क्या कहलाएगा? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल बन गया ना ये क्या हो गया? सेंटर। फिक्स पॉइंट के आजू बाजू जो घूम रहा था उसे क्या कहोगे? सेंटर। किससे डिनोट करोगे? ओ से। और जहां पे ये ऑब्जेक्ट ने घूमना चालू किया उसकी पोजीशन के लिए ए दिखा दो। और ऑब्वियसली प्लेन पे दिखा रहे हो तो आप लोग क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। When a particle moves along the circumference of the circle with some speed is known as circular motion। या फिर ऐसी वाली definition, when a particle moves in a plane such that its distance, देखो ये r, अब पार्टिकल O से यहाँ तक, यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r। घूमते घूमते अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए तो ये डिस्टेंस क्या 2r हो जाएगा क्या? नहीं, ये डिस्टेंस भी r ही रहेगा। अगर यहाँ पे आता है तो सी वाले पोजीशन पे आ गया तो डिस्टेंस r ही रहेगा। यहाँ पे आया घूमते घूमते तो डिस्टेंस क्या रहेगा? r ही रहेगा। मतलब घूमने के टाइम पे वो डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए क्या बोला है? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, देन सच अ मोशन इज सेड टू बी अ सर्कुलर मोशन। समझ गया बेटा? और एक बार दोबारा, व्हेन अ पार्टिकल, ये वाला, इन अ प्लेन, when a particle moves in a plane such that, कैसे घूम रहा है? its distance
फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये घूमते घूमते इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज रिमेन्स द कांस्टेंट, देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो यार सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है। ब्लेड्स ऑफ द फैन, वो जो घूम रहे हैं वो तो सर्कुलर मोशन है। घड़ी है हमारे पास, वॉल क्लॉक, उस पर 3 कांटे हैं, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो आर हैंड का क्या देखोगे, टिप टिप। मान लीजिए ये मेरे पास आर हैंड है, ये वाला फिक्स पॉइंट है, घड़ी का पॉइंट घूम रहा है ऐसे, ये वाला। तो ये वाला टिप हो गया, देखो उसका ये टिप जो, ये टिप देखो घूम रहा है, बहुत धीरे धीरे वो घूमेगा ना, आर हैंड है इसलिए बहुत धीरे घूमेगा, इसका एक सर्कल कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो दिस इज द टिप, क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सेकेंड हैंड अगर पकड़ोगे तो थोड़ा, मिनट हैंड पकड़ोगे थोड़ा मोटा बड़ा रहेगा आर हैंड से, तो भी क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। ओके, अगर सेकेंड हैंड पकड़ा जाए तो ये था मिनट हैंड, ये था, माफ कीजिएगा, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। ओके, यस, बड़ा है तो ये भी क्या करेगा, एक बड़ा सर्कल बनाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है मिनट हैंड से। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे, देखो। ओके, ये आपको समझने के लिए मैंने किया था। जब आप इसकी नोट्स बनाओगे तो क्या करोगे, इतना ही दिखाओ बस। ओके, एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, है ना, मून 3,84,000 किलोमीटर पे। मान लीजिए ओ पॉइंट पे क्या पकड़ोगे, पृथ्वी, और मून कहाँ पे आएगा, एक ही जगह पे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3,84,000, है ना। तो क्या परफॉर्म करेगा फिर मून, सर्कुलर मोशन। ओके, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। दूसरा वाला एग्जांपल है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एटम के इनसाइड में पता है हमें 3 सब एटमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, उसे न्यूक्लियस कहा जाएगा, और उसके आजू बाजू में जो घूमेंगे वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, वहां पे सर्कुलर मोशन बनाएगा, सर्कुलर ट्रैक बनाएगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तीसरा वाला मोशन ऑफ टिप ऑफ आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर एक काम करो, एक रस्सी ले लो, रस्सी के एक एंड पे उसे कील मार के ठोक दो, एक कील लगा दो, वहां पे उसको गांठ लगा दो, टाई कर दो, और रस्सी के दूसरे एंड में कोई एक ऑब्जेक्ट बना दो, बॉल वगैरह उसको लगा दो, एक इमेजिन करो, और उसको घुमाते रहो तो सर्कुलर मोशन दिखेगा। तो एग्जांपल वही है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एक एंड में एक ऑब्जेक्ट को बांध दो, एंड विरल्ड इन अ सर्कल, या फिर हाथ में रखो, स्ट्रिंग की एक जो एंड है आपने हाथ में रखो, दूसरे वाले एंड में उसको बांध दो और घुमाओ तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो ये ऐसे एग्जांपल आपके देके रखे हैं, लिख लो बेटा ये। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन देखिए, ऐसे ही लिखो। हाँ, एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है वैसे, लेकिन अब मैं जहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं तो प्लीज आप भी वहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। मैंने क्या लिखा है उसकी तरफ मत ध्यान दो, मैं जहां पे वहां पे चलो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा भी क्यों ना हो, रेगुलर शेप में हो या फिर इरेगुलर शेप में हो। रेगुलर शेप का मतलब होता है कि अगर ये आपके सामने बोर्ड है, ये बोर्ड कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म वाली कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो, स्क्वायर फॉर्म में हो, स्पेरिकल वाली हो, रिंग में कोई हो, प्लेट में हो, सो दिस इज नोन एज रेगुलर शेप। इरेगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, पत्थर को ले लो, इरेगुलर शेप है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहे। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड, ये चीजें यहाँ पे मैटर करती है। इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द होल मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे समझने के लिए मैं काम करता हूं, मेरे पास स्केल पड़ी है। ओके, इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे आएगा पता है, अगर मैं इस स्केल को यहां पे पकड़ू, देखो ये बैलेंस हो जाएगी। तो अब मैं इसको बैलेंस रखा है तो मतलब यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट कहीं पर तो है, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। ऐसे आप बहुत सारी चीजों को हाथ में लेके उसको बैलेंस कर सकते हो। मतलब इस स्ट्रिप के लिए, इस रूलर के लिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर में ही है ना। देखिए तो अब मैं इसको पकड़ता हूँ और डेफिनेशन बोलता हूँ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट। यहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक कोई तो पॉइंट यहाँ पे ऐसा है जिसने क्या किया है, इस स्केल को बैलेंस करके रखा है। इट इज अ पॉइंट इनसाइड, इसके लिए इनसाइड में है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, तो ये स्ट्रिप के लिए क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास अंदर में आया। अब देखिए स्ट्रिप कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या करना पड़ता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे में जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है या फिर सेंट्रॉइड। ध्यान में रखिए रेगुलर शेप में, ये रेगुलर शेप में जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, जहां पे इनका ज्योमेट्रिकल क्या होता है, सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही क्या बोला जाएगा, सेंट्रॉइड। ओके, तो रेक्टेंगल के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या हो जाएगा, और या फिर सेंट्रॉइड क्या बनेगा, रेक्टेंगल के जो दो डायगोनल्स एक दूसरे में इंटरसेक्ट करेंगे उनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही उनका सेंट्रॉइड होता है, और उसी सेंट्रॉइड पे ये चीज क्या हो जाएगी, बैलेंस। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये तो प्लेन वाली है, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल अगर आप लोगे तो डायगोनल को निकालने के लिए क्या करोगे, दो थ्रेड पकड़ लीजिए पतले से और ऐसे लगाओ और यहाँ पे कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से पकड़ लो तो रेक्टेंगल पूरा बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, फिर इसका रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे आएगा, जैसे इस स्ट्रिप के लिए कहाँ पे आया, यहाँ पे। अब मुझे बताओ इसमें सेंटर ऑफ मास इनसाइड द ऑब्जेक्ट है, अगर आप लोग रेक्टेंगल लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो उसका मास नहीं है, उसका मास कहाँ पे गया, फिर रेक्टेंगल की जो साइड्स है उसमें है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, आउटसाइड। मतलब जहां पे उसका खरा वजन है, मतलब इंपॉर्टेंट जहां पे उसका रियल में वजन है वहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं आया, कहाँ पे गया, बॉडी के बाहर, मतलब इस वाले साइड में जहां पे मास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास रिंग होगी, है ना, रिंग अगर आप लोगे तो उस रिंग में देखो तो रिंग में उसका वजन है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, रिंग का जो सेंटर है, सेंटर तो बाहर होता है ना। आउट बाहर का मतलब क्या हो गया, जहां पे उसका वजन, वहां पे वजन नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाहर उसका सेंटर ऑफ मास है। ओके, चलो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी या फिर टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई लकड़े से बना हुआ आपने कोई स्पेयर बनाया होगा, या फिर फुटबॉल होगा, या फिर कोई आयरन का एक बॉल होगा, हॉलो नहीं सॉलिड, हॉलो भी आप पकड़ सकते हो या फिर सॉलिड भी ले सकते हो, लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट आप स्पेरिकल में लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला देखो, फॉर एग्जांपल फॉर स्पीयर, ये मैंने बना के दिखाया यहाँ पे। मान लीजिए आयरन का एक मैंने बॉल बनाया है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है, मतलब प्योर आयरन के एटम से ही बना है, तो उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिफॉर्म डेंसिटी हो जाएगी। तो ऐसी यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला अगर कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, उसका जो सेंटर है उसके सेंटर को क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स स्फेरिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब क्या, सेंटर ऑफ द स्फीयर। यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला जो स्फीयर है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी सेंटर पे क्या आता है, इसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है। ओके, इसलिए अगर आप इमेजिन करोगे इस पॉइंट पे अगर मैं आप एक लाइन खींचोगे एक इमेजिनरी, और यहाँ पे अगर इसको आप हैंग करोगे तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। या फिर कोई आपने वो फुटबॉल जो खेलने वाले जो होते हैं प्लेयर्स, वो देखिए हाथ में उसको घुमाते देखो, है ना, तो उनके इंडेक्स फिंगर पे हो, इंडेक्स फिंगर हो या फिर मिडिल फिंगर हो, कौन सा फिंगर हो, वो बराबर इसके पॉइंट पे उसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कहाँ पे बैलेंस करते हैं, वो जहां पे, वहां पे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन डालोगे तो उसी लाइन पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आता है उनका। ओके, समझिए बेटा, आगे चलो। ये स्फीयर के लिए था, स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, स्फीयर का जो सेंटर होता है वही स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अब स्फीयर को छोड़ दो, अब स्फीयर छोड़ के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, रेगुलर शेप में हो या फिर इरेगुलर शेप में हो, खास करके हम लोग रेगुलर शेप की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, बशर्ते डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए,
तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, इज एट इट्स सेंट्रॉइड। जैसे स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर में सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंट्रॉइड भी वही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास भी वही रहेगा। यूनिफॉर्म रॉड के लिए कहां पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड की जो लेंथ है, मान लीजिए कोई लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो 10 के हाफ करो तो बराबर कहां पे आओगे आप, 5 सेंटीमीटर पे आओगे। तो 5 सेंटीमीटर पे एक उसका पॉइंट ऐसे मिलेगा, उस पॉइंट पे ये रॉड क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, L/2 डिस्टेंस इधर छूट जाएगा, L/2 डिस्टेंस यहाँ पे छूटेगा। तो यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंट्रॉइड है वही सेंट्रॉइड पे क्या रहेगा, उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। उसी तरह से मैंने स्क्वायर के लिए भी बताया, स्क्वायर शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सेंट्रॉइड होता है और उसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे आता है। ओके, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट present inside or outside the object at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. It is known as center of mass. लिख लो बेटा। Okay, next question. क्या रिकॉल का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं लिख के बताता हूं आपको। जैसे कि फॉर लीनियर मोशन, ये चीजें हो चुकी है। फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के लिए क्या पता है, क्या था, v is equal to u plus at, where v is the final velocity of the object, u is the initial velocity of the object, small a is the linear acceleration and t is the time, okay, taken by the particle. सेकेंड नंबर में क्या आएगा, s is equal to ut plus half at square. s क्या होता है, distance traveled by the particle at time t, u is the initial velocity, a is the linear acceleration. तीसरा वाला फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू s। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, लिनियर एक्सेलरेशन और s क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल एट टाइम t। तो ये लिनियर के लिए था। उसी तरह से आप रोटेशनल मींस सर्कुलर के लिए भी ले सकते हो, फॉर सर्कुलर और या फिर रोटेशनल मोशन के लिए। रोटेशनल मोशन, यार अभी चैप्टर शुरू हुआ नहीं, उसके लिए चाहिए। चैप्टर शुरू होने के लिए वहां पे जो कॉन्सेप्ट आएंगे ना तो उसमें लगेगा। सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन के लिए क्या पता है, फॉर्मूला क्या करना है, कुछ नहीं यार, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये जो v है ना, तो v को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल w, w इज इक्वल टू w0 प्लस a की जगह पे अल्फा इंटू t, ऐसे करो। अब ओमेगा मैं इसको ओमेगा बोलता हूँ या फिर आप w बोलो। w का मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड। लीनियर में था इसलिए लीनियर स्पीड, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वो एक एंगल बना के घूमता है, पढ़ेंगे आगे। तो ये एंगुलर स्पीड कहलाता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या फिर फाइनल एंगुलर स्पीड, ये इनिशियल एंगुलर स्पीड। जैसे लीनियर में एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या कहलाएगा सर्कुलर में, अल्फा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और टी टाइम होता है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे एस है, तो सर्कुलर मोशन में क्या कवर करेगा, वो थीटा एंगल बनाएगा ना। सो एस को रिप्लेस करो, एस की जगह पे थीटा लिखो, इज इक्वल टू यू को रिप्लेस करो, ओमेगा 0 लिखो, ओमेगा 0 टी प्लस हाफ ए को रिप्लेस करो, अल्फा लिखो इंटू टी स्क्वायर। थीटा इज द एंगल मेड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करेगा, मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टी इस टाइम पे, t1 पे यहाँ पे, t2 टाइम पे यहाँ पे चला गया, ओके, t2 टाइम पे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करो। देखो तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। अगर आप आर्क पे जाओगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, ओके। अगर आप लोग एंगल कंसीडर करोगे तो थीटा अपॉन टी आपको ओमेगा मिलेगा, ओके। पढ़ेंगे ना आगे, ये कैनी रिकॉल में चल रहा है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड में उसको देखो, लीनियर में v स्क्वायर होता है, तो एंगुलर में क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a की जगह पे अल्फा लिखो और s की जगह पे थीटा लिखो। सो दीज आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। इसको भी लिख लो बेटा। ओके बच्चों, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन के लिए रियल फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, उसके ओरिजिन और एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए रामकृष्ण हरी। हाँ, लेकिन आपको लिखना है यहाँ, एक नोटबुक बना लो अच्छे से मस्त, ओके। तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा। बाय बाय, टेक केयर।